दोस्तों तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई की एनसीईआरटी ऑडियो बुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको यह वीडियो मददगार साबित हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें से कुछ एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। 8.1 कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन एवं जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका की मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। एंटो वॉन लीeuwenhoek ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इसके सुधार के बाद व्यंजक ट्रांस्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। 8.2 कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में यहाँ ब्रिटिश की जगह जर्मन ही है, एक प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपयुक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पति का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इस सिद्धांत का यह बताने में असफल रहा कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमलेस सेलुला इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान के समय में परिक्षेप में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। 8.3 कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण कर प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक के गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आवृत्ति मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एवं प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त कोशिकाएं संरचना मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतःपरद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, काल्जी सम्मिश्र लयनकाय, लाइसोसोम व रसदानी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। 8.1 विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिका का चित्र प्रदर्शन। यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाएं गोल व द्विअवतली होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबाकृति होती हैं। स्तंभाकार उपकला कोशिका लंबी व सक्रिय होती हैं। तंत्रिका कोशिका साकित व लंबी होती है और एक वाहिनी का दीर्घीकृत है और मध्यों की कोशिकाएं गोल होती हैं।
यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोट दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगों हरित लवक व सूत्रकणिका में भी व खुरदरी अंतर्पदव्य जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अन्य अंग मिलते हैं जो विभाजन में सहायता करते हैं। कोश के माप आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न है। चित्र 8.1 उदाहरण सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कणिका का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका 8.4 प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु नीरहले शैवाल माइकोप्लाज्मा प्लूरो निमोनिया सम जीव पीपीएलओ मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेजी से विभाजित होती हैं। चित्र 8.2 माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं: अंडाकार बैसिला, गोलाकार कोकश, कोशाकार विब्रियो व सर्पिल। ये 8.2 चित्र ससीम केंद्रीय कोशिकाओं का अन्य जीवों के साथ तुलनात्मक का चित्र द्वारा प्रदर्शन। यहाँ पर प्रारूपिक जीवाणु 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है और पीपीएलओ लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। विषाणु 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइक्लोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न का केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए व्रत जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए व्रतों को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजैवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए व्रत जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटों के कुछ विशेष प्रकार के अंतःविष्ट पिंड मिलते हैं। प्रोकैरियोट की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदिक आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। 8.4.1 कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणुओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं जैसे ब्राहा परत ग्लाइकोकरस जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का आकार भिन्न है, यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजित विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे धनात्मक एवं जो अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्लाइकोकाइलिस विभिन्न जीवाणुओं में संरचना एवं मोटाई से भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आदसठ होती है जिसे अपवंग परत कहते हैं व दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है जो संपुटिका या कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपादित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना के अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिकाओं में फैलाव से बनती है को मेसोसोम कहते हैं। फैलाव पुट्टिका नलिका एवं पुट्टिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करती है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिससे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। कोशिका
जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संरचना व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिला 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व जालर इसकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशिष्ट प्रोटीन की बनी होती है। जालर लघु सूक्ष्म जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करती है। 8.4.2 राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की कोशिका झिल्ली जीवरंध्र से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप-इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इकाई बनाती हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े होते हैं। उदाहरण फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं जैसे रसधानी नील, हरे शैवाल, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में भी मिलते हैं। अब हम आगे देखेंगे पादप कोशिका व प्राणु कोशिका। यहाँ पे ये चित्र 8.3 दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पादप कोशिका है और प्राणी कोशिका है। हमें इन दोनों में अंतर इस प्रकार कर सकते हैं कि जो पादप कोशिका है उसमें रिक्तिका बड़ी होती है और जो प्राणी कोशिका है उसमें रिक्तिका छोटी होती है। तो हम इस प्रकार इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चित्र 8.5 यूकैरियोटिक कोशिकाएं ससीम केंद्रीय कोशिकाएं। सभी आदिजीव पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गठीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक एवं एक बड़ी केंद्र की रसधानी मिलती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जो आप चित्र 8.3 में देख चुके हैं। आइए अब हम प्रत्येक कोशिका अंग की संरचना व क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। 8.5 कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर की व्यवस्थित होते हैं जिसमें ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरी पुक्ष सिरा अंदर की ओर होता है। इसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय आवरण से सुरक्षित रहती है। 8.4 चित्र देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों में यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मानव की रक्तकणों या इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली से धसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना
1972 में सिंगल व निकुशल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे तरल कीमोन नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। चित्र 8.4 इसके अनुसार लिपिड के अंतर अर्धतलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विशतीय के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। यहाँ पर आप चित्र 8.4 देख सकते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली का तरल कीमीय नमूना है। इसमें परिधीय प्रोटीन है, शर्करा है, फॉस्फोलिपिड की द्विशतीय भी पाई जाती है और इनकी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी है। झिल्ली की तलीय प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतःकोशिकीय संयोजन का निर्माण, सावन, अंतःकोशिकीय कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इनके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनात्मक पारगम्य, कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली को होकर आते हैं। इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्रता प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सांद्रता विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाती है। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को प्रसरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड सतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन पंप। 8.5.2 कोशिका भित्ति। आप याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा आवासनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, कैल्शियम व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पादपों में यह सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नम पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण करती है होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रखती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पट्टिकाएं में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़ी तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास के कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। 8.5.3 अंतःझिल्लिका तंत्र। झिल्लीदार अंग कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रदब्ध जालिका, कालजिकाय, लयनकाय व रसदानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व परिअक्षियों के कार्य उपयुक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। 8.5.3.1 अंतःप्रदब्ध जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त को छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं। चित्र 8.5 प्राय राइबोसोम अंतःप्रदब्ध जालिका की बाहरी सतह पर चिपके होते हैं, जिसे अंतःप्रदब्ध जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं। उन्हें खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर जालिका चिकनी लगती है अतः इसे चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका कहते हैं, जो कोशिकीय प्रोटीन संश्लेषण में श्रवण में सक्रिय भाग लेती है। इनमें खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका बहुतायत से मिलती है। ये काफी फैली तथा केंद्र के प्राह जालिका तक फैली होती हैं। चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका में होते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। 8.5 अंतःप्रदब्ध जालिका
और 8.6 गालजी काय का चित्र है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं।